नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी के बनभूलपुरा से। रेलवे की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार की जमीन है और इस पर से अतिक्रमण हटना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रेलवे की जमीन है, रेलवे को ही ये तय करने का अधिकार है कि वो अपनी जमीन का कैसे उपयोग करती है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अपील करने वालों को ये अधिकार नहीं है कि वो उसी जगह पर ही रहने की व्यवस्था की मांग करें। साथ ही कब्जा धारकों पर कोर्ट ने टिप्पणी की, उन्हें ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है रेलवे कौन सी जमीन का इस्तेमाल करता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन परिवारों की पहचान की जाए जो विस्थापन से प्रभावित होंगे। विस्थापित होने की स्थिति में रेलवे और राज्य सरकार ने कहा कि वो सामूहिक रूप से विस्थापित परिवारों को 6 महीने तक 2,000 रुपये प्रति महीने देंगे। अगली सुनवाई से पहले अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च यानी ईद के बाद कैंप लगाने के लिए कहा है। से ऑर्डर हो रहे हैं ये मैटर में कि इतने लोगों को एक साथ उजाड़ के फेंक देना, इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट के लिए जो भी स्कीम अवेलेबल है, स्टेट की या यूनियन की या रेलवे की, उनको साथ में बैठना पड़ेगा, अपनी योजनाओं को प्रकट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो 50,000 के आसपास लोग हैं, इनको किस तरह से किस स्कीम में कैसे अकोमोडेट किया जाए। कोर्ट ने जो बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन रखा है, इन लोगों को जो इंक्रोचर नहीं कहा है, ऑक्यूपेंट कहा है। हम लोगों ने ये भी कहा कि रेलवे की ज़मीन बराबर में पड़ी है, वहाँ भी पीएम आवास योजना बन सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बट वहाँ नहीं बना के यहाँ बनाया जा रहा है। जहाँ थोड़ी ज़मीन है, जहाँ भी ये लोग रह रहे हैं, 5,500 लोग रह रहे हैं, 5,500 फैमिली है, 5,500 फैमिली मकान है और लोग 30,000 लोग हैं। इतनी तादाद में हटाना अच्छी बात नहीं है, उनका भी इंतजाम किया जाए। अब अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई आफ्टर 20 मार्च के बाद जो भी होगा वो डेट बढ़ेगी। सारी जमीन रेलवे की नहीं है, स्वयं कोर्ट में वो सबमिशन कर चुका है स्टेट। 30 एकड़ रेलवे की है, 40 एकड़ स्टेट की है, जहाँ पे 60-70 लोगों से साल से लोग रह रहे हैं और स्टेट ने कहा कि हम रेलवे को देना चाहते हैं। तो कोर्ट ने जो पढ़ा है, संतुलित एक अंतरिम आदेश दिया है और ये जो सर्वे है, मैं जैसे कह रहा हूँ, पर्दाफाश करेगा केंद्र और राज्य सरकार का कि गरीबों के लिए इनकी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो कितनी ये जमीन पर उतार पाते हैं। बनभूलपुरा में कब्जेदारों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई विशेष राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भूमि रेलवे की है और अतिक्रमण हटाना ही होगा, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जो गरीब और अल्प आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें आवास की योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए अधिकारी कैंप करेंगे और कैंप में एप्लीकेशन जमा की जाएंगी। जो योग्य परिवार आवास के होंगे, योजना के अनुसार जिनके मानक होंगे, उन्हें ही आवास की योजना मिलेगी। वहीं अप्रैल में फिर से सुनवाई हो सकती है और तब तक अधिकारी जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और वहां की स्थिति का सर्वे करेंगे, वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ जो फ्री होल्ड प्लाट हैं उनको मुआवजा भी मिलेगा। ये मुआवजा वहाँ के डीएम यानी कि कलेक्टर तय करेंगे कि वहाँ के सर्किल रेट क्या है। इसके अलावा जब विस्थापित प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो राज्य सरकार और रेलवे मिलकर विस्थापित परिवारों को 2-2 हज़ार रुपये 6 महीने तक आर्थिक सहायता भी देंगे। इन तमाम मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंथन हुआ, लेकिन अगली सुनवाई भी होगी, इसमें अन्य फैसले भी तय किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोग मायूस दिखे। लोगों को लग रहा है कि अब वो ज्यादा दिन तक इस जमीन पर नहीं रह पाएंगे। ऐसे में इन लोगों की अपील है कि उन्हें यहां से हटने से पहले कहीं घर दे दिए जाएं। आपको बता दें कि रेलवे की जमीन पर कल 3,614 पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इनमें घरों से लेकर मस्जिद और मंदिर तक शामिल है। साथ ही कई झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। इन सभी में मिलाकर 5,365 परिवार रहते हैं। ऐसे में अगर इनके विस्थापन या हटाने का आदेश आने वाले दिनों में होता है तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों का प्रभावित होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च से अतिक्रमण वाले इलाके में रह रहे
5365 परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सर्वे का निर्देश दिया है। इसी के आधार पर तय होगा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के लिए योग्य है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया है। जो लोग परिवार है, गरीब परिवार है, सब कम से कम उनको सिर छुपाने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए। कितने सालों से आप रह रहे हैं? कहाँ पर है आपकी जमीन? मेरी जमीन 17 नंबर में स्कूल के पास बब्बू ज्वेलर के मेरियोल के पीछे है। किस तरीके से ये हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है फैसला। जो नरेंद्र मोदी करेंगे वही हम करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट करेगी हम उस पर फैसले में अटल है। ये है सब गरीब है यहाँ पर, वो जमीन की आस में बैठे हुए हैं। अगर जो यहाँ से हटा दिया जाएगा तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। तो इन्हें हटाने के बाद तो ये कहाँ बसेंगे? जैसे कि देख सकते हो सब ये झोपड़पट्टी है, काली पट्टी हुई तिरपाल लगी हुई है। जो अभी तक सूचना मिली है उसके अनुसार एक अंतरिम आदेश इसमें पारित हुआ है और हम लोग जैसे ही ऑर्डर की हमें कॉपी मिलती है उसके अनुसार जो भी उसमें निर्देश होंगे उसके पालन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बाकी चूंकि क्षेत्र की संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था को देखते हुए निरंतर यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है, निगरानी रखी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जो सुनवाई हुई उससे एक बात साफ हो गई है कि जो यहाँ पर 29 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है उसे हटना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो किस जमीन को लेकर के सुनाया है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसकी आपको पूरी की पूरी एक तरीके से जियोग्राफी दिखाता हूं। देखिए सामने आप ये देखिए, ये कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, सामने नीचे झुग्गी बस्ती बनी हुई है और ये रेलवे स्टेशन है हल्द्वानी का। उस कैंपस से सटा हुआ पूरा इलाका है और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे तक, मेरा इशारा मैं जिस तरफ कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर नीचे तक ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये अतिक्रमण की जद में है और इसमें तकरीबन 4,500 से ज्यादा मकान हैं, 5,000 से ज्यादा परिवार हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 19 मार्च के बाद से यानी ईद के बाद से कुछ शिविर लगाए जाएं जो कि जिला विधिक प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण है उसकी देखरेख में लगेंगे और जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी है वो सहयोग करेगी इन कैंप्स में और उसमें ये तय होगा कि ये सब लोग क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ऐसे में वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और ये एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी और संभवतः अप्रैल के महीने में इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है क्योंकि ये स्टेटस रिपोर्ट वहां पेश होगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय कर लेगा कि इन लोगों को हटाया जाना है या फिर पुनर्वास इनमें से कितने लोगों का किया जाना है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बनभूलपुरा में रहने वाले लोगों का विस्थापन कहां होगा इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। कोई रेलवे को जमीन न मिले या रेलवे प्रोजेक्ट न बढ़े ये कोई नहीं कह रहा है इस बात को, लेकिन ये भी फैक्ट है कि इतने लोग जहाँ बसे हैं और तो उनको आप कहाँ भेजेंगे उसका उनका वो रवैया राज्य सरकार को रखना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कि भाई उनको कहीं बसाया जाना है तो बताओ, राज्य सरकार ने कहा हमारे पास योजना है, उनका बताइए कहाँ है योजनाएं, लाइए जो यही कहती है हटाओ। बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है इस पर हरीश रावत ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले 10 दिनों से राज्य भर में लगातार प्रदेश के इलाकों में दौरे कर रहे हैं, जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। वहीं सरकार की इस पहल की लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। पिछले 10 दिनों में ताबड़तोड़ कार्यक्रमों के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया कि सरकार अब सचिवालय तक सीमित नहीं है। सरकार गांव-गांव पहुंच रही है और हर जिले में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रही है। 16 फरवरी से सीएम धामी लगातार राज्य के दौरे पर हैं। कभी वो देहरादून में जनता से संवाद करते नजर आते हैं तो कभी हरिद्वार में जन जन की सरकार
जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं। 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। 20 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड में पेश होने वाले बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों से सुझाव लिए और उन्हें नीतियों से जोड़ने की बात कही। तो वहीं 21 फरवरी को मुख्यमंत्री ने चमोली में जनजातीय समाज के बीच समय बिताया और लोगों से बातचीत को विकास और सशक्तिकरण पर जोर दिया। इक्कीस फरवरी को ही मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे, जहां 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। 22 फरवरी को सीएम देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाओं को सम्मानित कर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। जहां सीएम दिन में जनता के बीच नजर आते हैं तो शाम को कार्यालय में समीक्षा बैठकों का दौर चलता है और देर रात तक फाइलों का निपटारा होता है। सीएम धामी की कार्यशैली ही उनकी पहचान बन गई है, जिससे जनता के बीच सीएम धामी को लेकर एक अलग विश्वास बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है और इसी कड़ी में रिश्वतखोरों पर कड़ा एक्शन हो रहा है। हरिद्वार में जीएसटी ऑफिस का कर्मचारी 20,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रमोद सीमवाल पर कारोबारी से रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक कारोबारी से पुराने वैट बिल को खत्म करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशापुर थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। एएसआई अनवर अहमद को 15,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया। आरोप है कि एएसआई ने बिजली चोरी के केस को निपटाने के लिए 15,000 रुपए की घूस की मांग की थी। उत्तराखंड बीजेपी में दायित्वधारियों की बहुप्रतीक्षित लिस्ट अब फाइनल बताई जा रही है। होली से पहले कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। यह 5वीं लिस्ट होगी, जिसमें करीब 14 नाम शामिल किए जाने की चर्चा है। अब सभी की निगाहें पार्टी मुख्यालय पर टिकी हुई हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। करीब 4 महीने से दायित्वों को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगने जा रहा है। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने नामों पर अंतिम मंथन कर लिया है। सूत्र का कहना है कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय के बाद सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक नेताओं को सूची केंद्र को भेजी गई है, जिसमें से 12 से 14 नेताओं की लॉटरी खुल सकती है। दायित्वधारकों की ये 5वीं लिस्ट जारी होगी। वहीं सरकार अभी तक 70 कार्यकर्ताओं को दायित्व दे चुकी है, जिसमें 45 गढ़वाल और 25 कुमाऊं से हैं। दायित्व में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दायित्व में जातिगत समीकरण ब्राह्मण से 20, राजपूत से 21, ओबीसी से 8, एससी से 6, एसटी से 3, मुस्लिम से 4, पंजाब समुदाय से 5, बनिया समाज से 2। नेताओं को दायित्व दे दिया गया है। वहीं एक किन्नर को भी दायित्व दिया गया है। इसके साथ ही नई लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले 4 नेताओं को भी जगह दी गई है, जिसमें एक पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं, प्रक्रिया गतिमान है, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आप तक आएगा। तैयारियां जो है जोरों पर हो चुकी है। सरकार और संगठन समय समय पर अलग अलग फोरम में बैठकर एक पूरी कार्य योजना की चर्चा करता है और उसी कार्य योजना में कार्यकर्ता को दायित्व देना, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना, यह भी एक उसका पार्ट रहता है और समय पर सरकार के द्वारा कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के दायित्व दिए भी जाते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक संतुलन साधना पार्टी और सरकार की भी प्राथमिकता है।
यही कारण है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ साथ दायित्व वितरण में इस बार अनुभवी और सक्रिय नेताओं को तरजीह दिए जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार SC और ST कोटा फुल हो चुका है, लिहाजा इस लिस्ट में राजपूत, ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और OBC समुदाय से जुड़े नेताओं को प्रमुख तौर पर जगह दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ कथित मारपीट का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों, जिनमें से एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल बताया जा रहा है, उसको भी आसानी से बेल मिलने पर कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ गया है। इससे जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर अजय नोडियाल के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन हिस्ट्री शीटर समेत अन्य आरोपियों को जल्द ही जमानत मिल जाने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी तो व्यवस्था कैसे चलेगी। उन्होंने 25 फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसका असर बोर्ड परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है। पुलिस प्रशासन की कल की जो कार्रवाई थी, उनको मात्र नामात्र के लिए गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में जाकर के उनको जमानत मिल गई। इस घटना से सभी आक्रोश में हैं और भविष्य में शीघ्र ही बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करने जैसा प्रिय निर्णय लेने पर भी विचार किया जाएगा। आज की जो कोर कमेटी है उस पर भी विचार। वहीं मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता दल के नेताओं का अपराधियों के साथ पुराना नाता है, जिसके चलते पुलिस भी दबाव में आती है और सही कार्रवाई से बचती है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है और अपराधियों पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। उसी आक्रोश के देखते हुए लिपापोती के लिए उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन न्यायालय में हिस्ट्री शीटर की हिस्ट्री शीट खोली ही नहीं गई, इसीलिए उनको जो है तुरंत जमानत मिल गई है। इससे प्रदेश की जनता में, कर्मचारी संगठनों और विपक्ष में आक्रोश है। और मैं तो यही कहूंगा कि सभी अधिकारीगणों से और अपने कर्मचारी भाइयों से कि जब माफी बहुत बड़ी चीज होती है, जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है तो इस तरह के बात फिर सामने नहीं आनी चाहिए। और जिस तरह से कहा गया है कि जिन्होंने कुछ अपराध किया है, अपराधियों को शरण देना भी ठीक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। सरकारी दफ्तर में हुई कथित मारपीट अब सियासत के अखाड़े में बदलती नजर आ रही है, जहां बेल मिलते ही सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ कर्मचारी न्याय की मांग पर डटे हैं, दूसरी ओर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अब देखना यह है कि 25 फरवरी तक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होते हैं या सबसे बड़ा नुकसान छात्रों और व्यवस्था को उठाना पड़ता है। सतेंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन 1960 में 3 नए जिले वजूद में आए थे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे बॉर्डर जिलों का गठन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हुआ था। 66 साल के सफर में बॉर्डर के इन जिलों में बेहतरीन सुरक्षा तंत्र तो खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जैसे जैसे फीका हुआ, उसी तर्ज पर दोनों मुल्कों के रिश्ते भी तल्ख होते गए। नतीजा ये रहा कि चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए खतरे का सबब बन गई। ड्रैगन की भारत विरोधी नीतियों को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को चीन से सटे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को अलग जिलों का दर्जा मिला। यही नहीं, इन जिलों को मिलाकर ही उत्तराखंड की पहली कमिश्नरी भी बनाई थी, जिसके मुखिया यूपी के मुख्य सचिव हुआ करते थे। अंतिम गांव के अंदर उत्तरकाशी के, चमोली के और पिथौरागढ़ के सभी में रोड कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, हेल्थ की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और हमारे बॉर्डर्स फोर्स के भी वहां पर सुविधाएं हैं, चाहे वो बीएसएफ है, एसएसपी है या हमारा आर्मी है। बॉर्डर के तीनों जिलों में सुरक्षा तंत्र बीते सालों में मजबूत हुआ है। सेना हो या आईटीबीपी,
या फिर एसएसबी। चीन और नेपाल बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। यही नहीं, चाइना बॉर्डर तक रोड कनेक्ट भी हो गई है। पिथौरागढ़ का लिपुलेख और चमोली का नीतीमाणा पहले ही रोड से जुड़ गया है, जबकि उत्तरकाशी के मंडी सुमाला और पिथौरागढ़ के मिलम में काम जोरों पर है। बॉर्डर के इलाकों तक रोड पहुंचाने पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं पिथौरागढ़ लंबे इंतजार के बाद हवाई सेवा से जुड़ा है। बावजूद इसके अभी भी इन बॉर्डर जिलों में काफी कुछ किया जाना है। आज भी हम मूलभूत समस्याओं से ग्रसित हैं। हमारे यहाँ आज भी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी जो होनी चाहिए थी इन 66 वर्षों में वो नहीं हो पाई है, और स्वास्थ्य सुविधाएं सब अधर पे हैं। हमारे सब हॉस्पिटल जितने हैं रिफर सेंटर बने हुए हैं। जरूरी सुविधाओं के अभाव में बॉर्डर के इन जिलों में पलायन भी तेज हुआ है, जिसे देखते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया गया। बावजूद इसके अभी भी इन जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर रेणुका माता मंदिर परिसर में हर साल होने वाले विकास मेले का शुभारंभ हो गया है और मेले का शुभारंभ पूजा अर्चना और देव आवाहन के साथ किया गया। ये मेला अगले 7 दिन चलेगा। मेले में कई देव डोलियां भी पहुंची। गौरतलब है कि 24 फरवरी 1960 को टिहरी जनपद से अलग होकर उत्तरकाशी जिले का गठन हुआ था। इसे लेकर हर साल विकास मेला लगाया जाता है। यहाँ पे देव डोलियां आई है और ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो है जो हमारे क्षेत्रवासियों के संगम के साथ साथ देवताओं का भी संगम होता है। और आज ये प्रथम दिवस है, ये 7 दिवसीय विकास मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी विवरण दिया जाएगा। अपने रनाड़ी से, बीरपुर से और अपना सिंगोड़ से, कुंसी से, अपना ये क्या इधर कचड़ू महाराज जी आए हैं, रिंगाली देवी जी आई है और शेषनाग जी आए हैं। सभी देवताओं का हम लोग स्थानीय लोग यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।